भाई, तो आज जो हम अपना स्टार्ट करने जा रहे हैं वो है रिकॉर्डिंग ऑन कर दीजिए। हमारे पास सिंपल सा टॉपिक, और इसका नाम है सेल, द स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ लाइफ। ठीक है, तो ये जो सेल हमारे पास है, ये भूमिका, प्यारी प्यारी बच्ची, तो ये बताओ, मैंने एक डेफिनेशन बताई थी, व्हाट डू यू मीन बाय दी सेल, तो सेल का क्या मीनिंग होता है प्यारी बच्ची? एक दो वर्ड बताए थे ना मैंने, इट इज द डैश एंड डैश यूनिट ऑफ लाइफ, कुछ इस तरीके से याद करो। स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ लाइफ। स्ट्रक्चरल, पर ये तो एक ही हुआ ना स्ट्रक्चरल, कुछ और भी बोला था शायद मैंने। सर फंक्शनल। यस। फंक्शनल। मुझे एक बात बताओ, ठीक है चलो, आज तुम्हारे पास पूरा का पूरा एक स्ट्रक्चर है, तो क्या बस ये ऐसे ही रहता है कि 100 सवालों के जवाब से अच्छी है मेरी ये खामोशी? नहीं, ऐसा नहीं रहता ना, हम बोलते भी हैं, हम डेली खाना पीना खाते हैं, कूदते हैं, उधर उधर जाते हैं, कहीं ना कहीं चलते रहते हैं, तो ये सब क्या है हमारे पास, बताओ, हम वेरियस एक्टिविटीज कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं? तो यस कर हम सर। रहे डे तो हैं। हम डेली इतनी सारी एक्टिविटीज करते हैं, तो इसीलिए हम क्या बोलते हैं, दिस इज कॉल्ड, आई मीन स्ट्रक्चर है, तो ऑफ कोर्स फंक्शन भी आएगा। ओके, तो विदाउट एनी स्ट्रक्चर कैन यू परफॉर्म एनी काइंड ऑफ फंक्शन? नो ऑब्वियसली सर। नॉट। सो दैट्स व्हाई, इज दैट क्लियर टू एवरीबॉडी? प्रांशुल, so that's why we can say सर that cell is the basic structural and the functional unit of life. ठीक सर है, देखिए मेरा कैमरा ऑन है लेकिन आपको कुछ भी नहीं दिख रहा होगा। ओके ओके प्रांशुल, आई नोटेड दैट। ओके फाइन, ठीक है भाई। तो अब देखो यार, हमारे पास ना, जरा मुझे एक बात बताओ, जब भी हम सेल की बात करते हैं, तो तुम लोगों को इतना पता है कि छोटे छोटे सेल बने होते हैं हमारे पास, ऐसे छोटे 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 छोटे। तो जब ये बहुत सारे सेल मिलकर मान लो एक हो जाएं, तो जब ये बहुत सारे सेल मिलकर एक हो जाएंगे, तो ऑफ कोर्स ये आगे जाके क्या बनाएंगे, टिश्यू, अ कलेक्शन यस ऑफ सर। सेल्स। अच्छा तो बताओ, ये जो कलेक्शन ऑफ सेल्स हुआ है, ये इनको एक ही टाइप का फंक्शन परफॉर्म करना चाहिए या अलग अलग टाइप के फंक्शन परफॉर्म करने चाहिए? व्हाट डू यू थिंक? एक अलग ही अलग टाइप के। अलग देखो अलग। देखो 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 देखो, अगर ये अलग अलग टाइप का फंक्शन परफॉर्म करेंगे ना, तो फिर इसको तुम एक टाइप का टिश्यू नहीं बोल पाओगे। मतलब एक टिश्यू के अंदर जो भी सारे स्ट्रक्चर होते हैं ना, वो एक ही टाइप का फंक्शन परफॉर्म करते हैं। जैसे मान लो मैंने बोला ब्लड, ब्लड एक टिश्यू है, तो सारे के सारे ब्लड सेल एक जैसे ही होंगे, और इनका फंक्शन भी एक ही जैसा होगा। अगर मैं अपनी बात करता हूँ टेंडन की, बोन की, लिगामेंट की, तो बोन के जितने भी सेल होंगे वो सारे एक जैसे होंगे, तो ये फंक्शन सेम परफॉर्म करेंगे, तभी इनको टिश्यू का नाम दिया जाएगा। अगर तुमने इस ये सेल ले लिए, इसमें से ये सेल कुछ और कर रहा है, ये सेल कुछ और कर रहा है, ये सेल कुछ और कर रहा है, तो फिर ये टिश्यू नहीं है। सो सेल टिश्यू कैन ओनली बी फॉर्म बाय many cells which are performing the same function। तो बहुत सारे सेल से मिलके टिश्यू बनता है, और वो सारे के सारे जो टिश्यू बना रहे हैं, तो उनके सेल सारा का सारा एक जैसा फंक्शन परफॉर्म करेंगे। ठीक है, गॉट इट एवरीबॉडी? कनिष्का, यस सर। तो अलग यस। अलग यस अलग सर। अलग फंक्शन करेंगे, तो फिर वो कुछ और बन जाएगा, फिर वो सेल ही रहेगा, फिर वो टिश्यू नहीं कहलाएगा। ठीक है, अच्छा अब ये बहुत सारे टिश्यूज हैं, अब मान लो बहुत सारे टिश्यूज का स्ट्रक्चर करते करते, जैसे मान लो हमारी पूरा बोन का पूरा स्केलेटल सिस्टम है, तो इसमें बहुत सारी मसल्स भी आएंगी, बहुत सारी टाइप की हड्डियां भी आती हैं, तो यही फिर आगे जाके क्या बनाती है हमारे पास, ऑर्गन्स। तो हमारी बॉडी में बहुत सारे ऑर्गन है, हड्डियां हो गई, और लिवर हो गया, स्टमक हो गया, ठीक है, तो ये लंग्स हो गए, इतने सारे जो ऑर्गन है हमारी पूरी बॉडी में, तो ये तो चलो ठीक है, ये सब टिश्यू से मिलके बनते हैं। लेकिन जब बहुत सारे ऑर्गन का एक कलेक्शन, जैसे मैं बात करता हूँ मेरा पूरा डाइजेस्टिव सिस्टम, जैसे मेरे टीथ, मेरा ये माउथ, ठीक है, मेरा ये इसोफेगस, स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, तो ये पूरा का पूरा एक डाइजेस्टिव सिस्टम है ना, जिसमें बहुत सारे ऑर्गन है, पेनक्रियाज और लीवर। सो ये सारा का सारा जो एक कलेक्शन बन रहा है, इसी को फिर हम क्या बोलते हैं, ऑर्गन सिस्टम, राइट? So cell combine to form tissue, tissues combine to form organs, and organ combine to form organ system। और एक ऐसा ऑर्गेनिज्म जिसके अंदर बहुत सारे ऑर्गन सिस्टम होते हैं, आई मीन जैसे मेरी बॉडी में एक ही ऑर्गन सिस्टम है या बहुत सारे ऑर्गन सिस्टम है? सर बहुत बहुत सारे। सारे। बहुत सारे। डाइजेस्टिव सिस्टम, रिप्रोडक्टिव सिस्टम, लोकोमोटरी सिस्टम, ठीक है, और सर्कुलेटरी सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम, तो इतने सारे मेरी बॉडी में सिस्टम है, तो ऑफ कोर्स देन आई विल बी और कंप्लीट ऑर्गेनिज्म, तो मैं एक ऑर्गेनिज्म कहलाया जाऊंगा, यस और नो? यस सर। तो सर। यस, तो यस हम सर। तो हर एक ऑर्गेनिज्म के अंदर बहुत सारे टाइप के क्या होते हैं, बहुत ही टाइप के ऑर्गन ऑर्गन। सिस्टम सिस्टम होते हैं। यस, तो रुद्र, कैन यू टेल मी टू एग्जांपल ऑफ द ऑर्गन सिस्टम? सर रेस्पिरेटरी सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम। वेरी गुड, ठीक है, तो इसलिए आई गेस सब लोगों ने लिख लिया होगा, सेल आर दी स्ट्रक्चरल एंड दी फंक्शनल यूनिट ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। ठीक है, यस सर। तो इट इज द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ। अच्छा अब देखो, अगर अगर मान लो किसी की बॉडी में एक ही सेल है, तो अगर एक ही टाइप का सेल है, तो ये यूनिसेलुलर है या मल्टी सेलुलर है?
Unicellular. यूनिसेलुलर का मतलब होता है एक होना, और अगर इस टाइप के अगर बहुत सारे टाइप के हैं ये ऐसे ऐसे बहुत सारे टाइप, तो वो बन जाएंगे। Multicellular. तो ये मेरे पास क्या है, तो ये मेरे पास क्या है, मल्टी सेलुलर। तो ये मेरे पास एक है मल्टी सेलुलर। तो अब मुझे एक बात बताओ, अगर मैं यूनिसेलुलर का एग्जांपल लूंगा, तो यूनिसेलुलर के अंदर क्या मैं बैक्टीरिया को ले सकता हूँ? No, बैक्टीरिया sir. बैक्टीरिया जो अटैक करते हैं वो उसके पास बहुत सारे सेल होते हैं, एक ही सेल होता है? सर बहुत सारे होते हैं सर। देखो देखो में बहुत देखो, सारे बैक्टीरिया जो होता है ना, तो बैक्टीरिया हमारे पास वैसे मोस्टली यूनिसेलुलर होता है, मोस्टली 99.99% क्या होते हैं, यूनिसेलुलर। ठीक है, बहुत ही ऐसे कम बैक्टीरिया हैं जो मल्टी सेलुलर तुम्हें मिलेंगे। तो मोस्टली जितने भी बैक्टीरिया तुम्हें मिलते हैं वो सारे के सारे यूनिसेलुलर होते हैं, मतलब एक बैक्टीरिया का मतलब एक सेल ही होता है बस। ठीक है, तो कोई बहुत सारे सेल नहीं होते हैं। और ये बैक्टीरिया जितने भी होते हैं वो एडवांस टाइप के होते हैं, प्रिमिटिव टाइप के होते हैं? प्रिमिटिव टाइप के होते हैं। सबसे अर्थ के ऊपर जो सबसे पहला सेल आया था जो माना जाता है वो बैक्टीरिया ही है। तो ये क्या है, बहुत ही प्रिमिटिव टाइप का है, इट इज कॉल्ड बैक्टीरिया, राइट। जैसे अब मैं अपनी बात करता हूँ, मेरी बॉडी के अंदर एक सेल है या बहुत सारे सेल्स हैं? सर बहुत बहुत सारे सेल्स हैं, तो वो सेल भी बहुत ही प्रिमिटिव टाइप के हैं, थोड़े से एडवांस टाइप के बन गए हैं। एडवांस। तो हमारे जो सेल हैं उनको हम बोलते हैं एडवांस सेल, और एडवांस सेल का मतलब होता है यूकैरियोटिक। तो यू का मतलब ट्रू। सो यूकैरियोटिक टाइप के जो सेल्स होते हैं वो होते हैं हमारे अंदर। जितने भी आजकल तुम देखते हो, क्या तुम्हें किसी को भी कोई दिक्कत हो रही है? आजकल तो चलो कोरोना है, में भी दिक्कत हो, लेकिन अगर कोरोना नहीं होता तो क्या हमें कोई दिक्कत हो रही है यहाँ पे आजकल यहाँ पे रहने में? नहीं हो रही कोई दिक्कत। क्यों? क्योंकि हम क्या है, बहुत ही वाइडली एक्सेप्टेड है, बहुत ही ज्यादा एडवांस लेवल के ऑर्गेनिज्म है। लेकिन जो प्रिमिटिव टाइप के हैं उनकी बॉडी में ऐसा जितना एडवांसमेंट नहीं है। तभी तो ये बैक्टीरिया हमारी बॉडी का यूज करता है अपने डेवलपमेंट के लिए मोस्टली टाइम। तभी तो ये हमको इन्फेक्ट भी करते हैं, क्योंकि हमारी बॉडी का यूज करते हैं। तो ये क्या है, प्रिमिटिव टाइप के। और प्रिमिटिव टाइप के को हम क्या बोलते हैं, प्रोकैरियोटिक। तो कौन से वाले सेल अच्छे होते होंगे, प्रोकैरियोटिक या यूकैरियोटिक? यूकैरियोटिक। यूकैरियोटिक होते हैं एडवांस टाइप के सेल, प्रोकैरियोटिक होते हैं थोड़े से प्रिमिटिव। प्रिमिटिव मतलब प्रोकैरियोटिक टाइप के सेल्स, राइट। तो ये हमारे पास है। अच्छा जरा मुझे एक बात बताओ, जैसे मेरी बॉडी के अंदर बहुत सारे टाइप के सेल हैं, तो बहुत सारे टाइप के सेल है, तो इसका मतलब जैसे बहुत सारे सेल हैं नंबर में, क्या बहुत सारे टाइप के भी हैं, या एक ही यस टाइप के सर। सेल बहुत सारे नंबर सर में है बस? बहुत अलग टाइप के हैं, डिफरेंट टाइप अलग के अलग हैं। टाइप के भी हैं, ठीक है। जैसे मैं बात करता हूँ, मेरी बॉडी का जो आरबीसी होता है वो इस तरीके से होता है। ठीक है, मेरी बॉडी में अगर मैं बात करता हूँ, मान लो जो एपिथेलियल की लेयर होती है वो तो थोड़ा इस तरीके से होती है एक लेयर, वो भी बहुत सारे मिलके सेल से मिलके बनती है। डब्ल्यूबीसी के सेल अलग अलग टाइप के होते हैं, अलग अलग शेप के होते हैं। तो डब्ल्यूबीसी भी एक सेल होता है। तो हमारी बॉडी में ऑस्ट्रिच का भी एक एग है वैसे, उसका तो इतना बड़ा साइज का होता है। तो भाई सेल बहुत सारे टाइप के हो सकते हैं, ठीक है। तो डब्ल्यूबीसी हुआ, आरबीसी हुआ, प्लेटलेट हुआ, तो ये सारे अलग अलग टाइप के सेल हैं। और आने वाले टाइम में तुम देखोगे, जैसे न्यूट्रोफिल होता है, बेसोफिल होता है, ऑसिनोफिल होता है, ठीक है, और लिम्फोसाइट्स होते हैं। तो ये अलग अलग टाइप के, आई नो कि तुम कहोगे सर ये सब क्या है, आगे आएगा। तो ये अलग अलग टाइप के जो सेल है, तो ये हमारी बॉडी में प्रेजेंट होते हैं। ओके, अब जरा मुझे एक बात बताओ, ये जितने भी जो ये सेल होते हैं, क्या ये जितना भी तुम खाना खाते हो ये वहीं से आ जाते हैं, या फिर ये जो सेल तुम्हें मिला है उससे नए होकर आते हैं? क्या लगता है? सर नए होके सर आते हैं। नए होके आते हैं। मतलब जितना भी खाना खाओगे एकदम से नया बन के आ जाएगा? नो सर। नो सर। मतलब मैं समझा नहीं, मतलब क्या कहना चाह रहे हो? मल्टीप्लाई होते हैं सर, मल्टीप्लाई होते हैं सर। मतलब मल्टीप्लाई होते तो इसका मतलब पहले से कोई सेल होना चाहिए, ये कह रहे हो? यस सर। सर दो सर सेल डिवीजन होता है ना सर, मतलब एक सेल सर दो में हो जाता है, फिर वो दो और में होते हैं। ओके, वेरी गुड प्रिंसुल। तो फिर तो सबसे पहले सेल कहाँ से आया होगा फिर? सर कोई जो पहला सेल होगा सर वो तो और सेल्स बैक्टीरिया में चलाते डिवाइड हैं हुआ, तो सर तो वो फिर पहला वाला कहाँ से आया? सर केमिकल रिएक्शन से। कौन सी केमिकल रिएक्शन से? सर मुझे कैसे पता होगा? अरे तो ओके पहला वाला भी किसी और सेल का ही डिवीजन होगा ना। ओके,
ठीक है, देखो जब पेरेंट्स होते हैं, ठीक है, तो ऑफ कोर्स तुमने सुना होगा ना, पेरेंट्स के अंदर मेल गैमेट होता है, फीमेल के अंदर ओवम होता है, राइट? आगे जाके पढ़ोगे Yes, रिप्रोडक्शन sir. में। तो जब ये फ्यूज करते हैं दोनों गैमेट्स, सेक्स सेल्स, तो ये आगे जाके जाइगोट बनाते हैं। तो तुम सबसे पहले जब मॉम के अंदर थे, फिर मतलब यूट्रस के अंदर थे, तो सबसे पहले मतलब ये ओवरी के बाद जाके फीमेल की बॉडी में, तो ये सबसे पहला सेल है जिसको हम बोलते हैं जाइगोट। ये पहला सेल था तुम्हारी बॉडी का, Yes, sir. जो तुम्हें तुम्हारे पेरेंट्स से मिला है। अब यही आगे जाके डिवाइड करता रहता है, एम्ब्रियो। Yes, ठीक है? sir. 1 से 2, 2 से 4, 4 से 8, यही आगे जाके पूरा का पूरा डिवाइड करता है, ठीक है? तो पहले तुम बहुत छोटे छोटे बच्चे थे इतने से, और आज जाके तुम इतने बड़े हो, ठीक है? तो क्यों हो गया? इसका मतलब ये सेल का नंबर बढ़ गया या कम हो गया है? सर बढ़ गया। बढ़ हाँ, गया है। बढ़ तुम गया जितना है। भी खाना खाते हो तो वो सब न्यूट्रिशन ये सेल लेते हैं, और न्यूट्रिशन ले लेके डिवाइड करते रहते हैं, 1 से 2, 2 से 4, 4 से 8, ठीक है? यस सर। तो देखो अब हमारे पास ना, अगर मैंने सेल डिवीजन की बात की है, तो सेल डिवीजन जो होता है ये मेरे पास एक्चुअली में 2 टाइप का होता है प्यारे प्यारे बच्चों। तो सेल डिवीजन एक मेरे पास होता है मियोसिस, और एक मेरे पास होता है माइटोसिस। तो मियोसिस एंड माइटोसिस। तो ये मियोसिस और माइटोसिस का देखो, मियोसिस का अब मैं बता देता हूँ। जरा मुझे एक बात बताओ, मेरे यहाँ के सेल, यहाँ के सेल और यहाँ के सेल, तुम लोगों ने क्या इससे पहले 8th क्लास तक क्या कभी ये सुना है क्रोमोसोम्स क्या होते हैं? यस सर। यस सर। सर तो पेरेंट्स का कैरेक्टर्स जो जाता है बच्चों में, Yes, तो sir. ठीक है, जो जीन मतलब जिसके अंदर होता है। वेरी गुड। तो तो क्रोमैटिन जब जब सेल डिवाइड करता है तो सब वो क्रोमोसोम्स बन जाते हैं, क्रोमैटिन। वेरी गुड। तो एक्चुअली में बात की जाए तो इसका मतलब जितनी भी तुम्हारे अंदर पेरेंटल वाली चीजें हैं, वो सब तुम्हें तुम्हारे क्रोमोसोम से मिली है, क्योंकि एक सेल के अंदर टोटल क्रोमोसोम जो होते हैं वो 46 होते हैं। तो इसका मतलब कुछ ना कुछ कैरेक्टर, तो कुछ ना कुछ क्रोमोसोम तुम्हें मिले होंगे। तो अब सर में ध्यान सुनना, अब मैं मान लो तुम सब ऑलरेडी अब एक ह्यूमन बीइंग हो, तुम्हारे यहाँ के सेल के अंदर के क्रोमोसोम, यहाँ के सेल के अंदर के क्रोमोसोम, और यहाँ के सेल के अंदर के क्रोमोसोम, तो इन सब के अंदर क्रोमोसोम जो है वो इक्वल नंबर में है या अलग अलग नंबर में है? इक्वल। Sir, equal. आर यू श्योर? Yes, सर sir. मुझे डाउट है। हाँ बोलो। सर आपने यही तो doubt बोला है कि equal 46 होते हैं या होता नहीं। है। अच्छा अच्छा अच्छा, ओके, इस चीज में डाउट है, ओके। और किसी को? जिया, तो मैं जियो? तो इक्वल बोल ही दिया। ओके ओके, बाकी लोग? देखो ध्यान से सुनना सर सारे इक्वल बच्चों, ही होगा। देखो हमारी एक्सेप्ट सेक्सुअल ऑर्गन, सेक्सुअल ऑर्गन हमें बताएंगे। तो सेक्सुअल ऑर्गन के अलावा जितने भी बॉडी का पार्ट है उन सब में क्या होते हैं? सेम नंबर ऑफ क्रोमोसोम होते हैं, ठीक है? तो क्रोमोसोम नंबर बिल्कुल इक्वल है हर एक के अंदर, यहाँ तक पूरे जितने भी हैं। तो क्योंकि जब हम जाइगोट थे ना, तो हमको 46 क्रोमोसोम मिले, आधे मॉम से आधे फादर से। तो हमारे ना दोनों के ही कैरेक्टर है, राइट? कहते हैं ना कि देखो आईज मॉम पे गई हैं, नोज डैड पे गए हैं, हाइट डैडी पे गए हैं, देखो बाल तो लेकिन मेरे पे गए हैं, शट अप, मेरे पे गया सब कुछ। तो इस तरीके से आपस में करते रहते हैं ना, पेरेंट्स का काम होता है। तो ये 46 क्रोमोसोम है, और वो गया गया मतलब दादी पे है पूरा का पूरा, कि किसी पे नहीं गया, ठीक है? तो इसका मतलब 40, अब जाओ जब ये जाइगोट से 2 सेल बना होगा, जब ये तुम छोटे छोटे रहोगे, बहुत ही छोटे छोटे, तो ये भी 46 है, ये भी 46 है। तो भाई ये वाला 46 एक्स्ट्रा कहाँ से आया, जरा बताओ। सर बताओ बताओ। मल्टीप्लाई ओके मतलब अंदर ही, डिवाइड होने मतलब से। इस सेल के अंदर अंदर ही अंदर एक कॉपी बनी होगी ना एक्स्ट्रा, कॉपी Yes, बनने के sir. कॉपी बनने के बाद ही तो ये पूरा डिवाइड हुआ है। Yes, sir. और फिर इन दोनों के अंदर भी कॉपी बनी होगी, तभी तो फिर आगे जाके ये भी डिवाइड होगा। इसका Yes, sir. मतलब देखो, हर एक सेल के अंदर एक न्यूक्लियस होता है, आगे जाके आएगा वो। तो ये सेल डिवाइड होते रहते हैं, डिवाइड होते रहते हैं, तभी तो इस तरीके से हमारी बॉडी में इस टाइम भी सेल डिवीजन चल रही होगी। इस टाइम भी तुम्हारी बॉडी में सेल डिवीजन चल रही होगी, तभी तो तुम इतने टाइम के अकॉर्डिंग बढ़ते जाते हो, पता ही नहीं चलता, ठीक है? तो ये बहुत ही स्लो प्रोसेस होता है, चलता रहता है, चलता रहता है। तो जब भी सेल डिवीजन होती है, एक सेल से 2 सेल आते हैं, और क्रोमोसोम नंबर सेम रहते हैं, मतलब एक सेल में अगर 46 था, अब आने वाले में 2 में भी 46 है, तो इसको हम बोलते हैं माइटोसिस। सो माइटोसिस डिवीजन इज ऑल्सो कॉल्ड द इक्वेशनल डिवीजन। कैन एनीबडी टेल मी व्हाई इट इज कॉल्ड इक्वेशनल डिवीजन? Because the chromosome number remain the same when cell is going to divide into 2 cells, right? So in the cell Yes, sir. division, chromosome number remain the same. But if I सर talk मेरे about, को ये समझ नहीं आया म्यूटेशन। अच्छा अच्छा, भाई मेरे एक सेल ये है, ठीक है, और ये न्यूक्लियस है।
सोचो न्यूक्लियर, अभी ना एक्चुअली हमने वो नहीं पढ़े ना सेल ऑर्गेनेल, ये तो मैंने इसलिए बता दिया क्योंकि तुमने टॉपिक टच कर दिया सेल डिवीजन का, वरना मुझे ये बाद में बताना चाहिए था, पर कोई बात नहीं। तो ये क्रोमोसोम जैसी कोई चीज होती है जो कि कैरेक्टर ट्रांसफर करती है, राइट। तुम आज पेरेंट जैसे दिख रहे हो तो बिकॉज ऑफ दिस क्रोमोसोम। तो ये इस सेल के अंदर 46 है। अब ये आगे, अब मान लो इसके अंदर अंदर ही अंदर ना डुप्लीकेशन हो रहा है, ये 46 से कितने बन गए, 92 हो गए। अब अगर ये मान लो 92 हो गए तो जरा मुझे एक बात बताओ, अब अगर ये डिवाइड करेगा आगे जाके, ये 1 से 2 बनेंगे, तो अगर ये 1 से 2 बनेंगे तो बताओ क्या मैं इसे 46 से 46 में डिवाइड कर सकता हूँ? यस सर। Yes, क्योंकि sir. रियलिटी में वो 46 था, लेकिन अब इसने अपनी कॉपी नंबर बढ़ाया और अब ये 2 हिस्सों में बढ़ गया। अब दोबारा से कुछ टाइम बाद ये 46 से 92 हो जाएगा, तो कुछ पल के लिए, और ये फिर से 2 हिस्सों में बढ़ जाएगा 46। तो बताओ जितने भी एक सेल से 2 सेल आते जा रहे हैं, 4 सेल, 8 सेल, 16 सेल, 32 सेल, तो उन सबके क्रोमोसोम नंबर सेम है या अलग अलग है? Same. सर सेम सेम है है। ना, बस कुछ टाइम के लिए तो 92 होते हैं ताकि वो डिवाइड हो जाए, तो मेन तो 46 से रहेंगे ना। तो इसका मतलब इसे बोलते हैं इक्वेशनल डिवीजन। सो व्हेन द क्रोमोसोम नंबर रिमेन द सेम इन सेल डिवीजन, इसको बोलते हैं हम इक्वेशनल डिवीजन। गॉट इट? लेकिन अब मान लो ये एक सेल है, इसमें 46 क्रोमोसोम है, लेकिन अब इसके अंदर डुप्लीकेशन नहीं हुआ और ये 2 हिस्सों में बढ़ गया, तो 2 हिस्सों में बटा तो आधे चले गए इसमें और आधे चले गए इसमें। तो बताओ क्या यहाँ पे कोई डुप्लीकेशन हुआ? No, sir. यहाँ पे तो आधा No, तो बढ़ sir. गया। तो इस टाइप की डिवीजन को हम बोलते हैं मियोसिस। तो मियोसिस की डिवीजन को हम बोलते हैं रिडक्शनल डिवीजन। तो ये रिडक्शनल डिवीजन क्या नाम पड़ा होगा एनीबॉडी? सर क्योंकि क्रोमोसोम्स इक्वल रिड्यूस नहीं होते होते। जाते हैं। क्योंकि क्रोमोसोम नंबर आर गोइंग टू बी रिड्यूस हियर, राइट, एटलीस्ट टू हाफ। तो देखो अब ये रिडक्शनल डिवीजन जो है मेरे पास, इसका यूज कहाँ पे होता है, जरा ध्यान से सुनना। इतना तो एग्री कर रहे हो कि वी ऑल आर कमिंग फ्रॉम द पेरेंट्स, हम सारे पेरेंट्स से हैं। यस सर। तो मान लो एक साइड मान लो मेल है, एक साइड मान लो फीमेल है। तो ये मेल के अंदर पूरी बॉडी में माइटोसिस हो रही है, फीमेल के अंदर भी माइटोसिस हो रही है, लेकिन जो ये स्पर्म्स देंगे और जो ये ओवा देंगे, तो ये तो भैया ये तो गैमेट्स दे रहे हैं, राइट, सेक्स सेल्स। तो भैया ये सेल, ये भी तो एक सेल है, गैमेट है, लेकिन है तो सेल ये भी। तो देखो यस अब जब इनका बेबी होगा, देखो मेल के हर एक सेल में 46 है, फीमेल के हर एक सेल में 46 है, तो जब इनका बेबी होगा तो उसके भी हर एक सेल में कितने क्रोमोसोम होने चाहिए? 46 46। ऐसा थोड़ी होता है, मान लो कुछ बच्चे लड़ाई कर रहे हैं, अबे चल तू 46 है, वो कह रहा है भाई चल मैं 92 हूँ, वो कह रहा है मैं 1 लाख हूँ, वो कह रहा है मैं 1 करोड़ हूँ, और दूसरा कह रहा है भाइयों बहनों 20,000 करोड़। ऐसा नहीं होता है ना। तो भैया कितने भी क्रोमोसोम ऐसा थोड़ी होता है भाई, सब तुम जितने भी ऑर्गेनिज्म हो, तुम जितने भी हो इंसान हो, तो सबके पास एक जैसे तो क्रोमोसोम है हर सेल के अंदर, ठीक है। यस सर। तो इसीलिए तो इसको भी 46 बनाने हैं। अब इस 46 में बताओ ये बेबी के अंदर मेल कैरेक्टर है या फीमेल कैरेक्टर है या दोनों कैरेक्टर है? Sir, वो दोनों पता है. दोनों के कैरेक्टर है ना। अरे ये कैरेक्टर वैसे वाले कैरेक्टर मत समझ लेना कहीं उल्टा सीधा समझ लो कि ओ सर ये कहीं वो तो नहीं है, नहीं नहीं वो अलग होते हैं। अभी इसमें आएगा मतलब वैसे वाले कैरेक्टर, आईज का कैरेक्टर, हेयर का कैरेक्टर, स्किन का कैरेक्टर, ठीक है। तो अब देखो अगर ये मेरे पास गैमेट बनाया ने स्पर्म, तो देखो अब ये मेल ने क्या करा होगा भैया, देखो मेल की बॉडी में तो 46 थे, लेकिन इसने स्पर्म बनाया, मान लो अगर ये भी माइटोसिस से स्पर्म देता, तो इस स्पर्म के अंदर भी 46 होते। माइटोसिस का मतलब इक्वेशनल डिवीजन। और ओव अगर फीमेल भी ओवा से माइटोसिस करती तो ओवम भी 46 होता। तो बताना जरा जब ये स्पर्म और ओवा मिलते तो ये 46 से कितने का जाइगोट बन जाता? 92 92 तो फिर बेबी के अब सारे सेल में कितने क्रोमोसोम होते? 92 तो 92 होते क्योंकि पूरी पूरी माइटोसिस हो रही है। लेकिन क्या ऐसा होता है? नो नो सर। सर। तो ये तो गड़बड़ हो गई, ये तो सर गड़बड़ हो फिर गई। तो डिवाइड होता है ना तो। हाँ तो इसलिए माइटोसिस नहीं होती है किसमें, रिप्रोडक्शन में। तो इसीलिए तो जब ये गैमेट देते हैं ना तो वहां पे मियोसिस होती है। तो जब मेल गैमेट निकालता है स्पर्म और जब फीमेल ओवम निकालती है तो यहाँ पे ना मियोसिस डिवीजन होती है। मियोसिस का मतलब इक्वेशनल या रिडक्शन? सर रिडक्शन। रिडक्शन। तो अगर मेल के पास 46 है तो ये स्पर्म के अंदर सिर्फ कितने होंगे? 23। और अगर फीमेल के पास भी 46 होते हैं हर सेल में तो सिर्फ ये ओवम के अंदर कितने होंगे? सिर्फ और सिर्फ सर 23। 23। 23. और ये 23 मिलकर क्या बनता है? तो 46 46। तो बताओ बेबी के अंदर भी 46 आ गए नहीं आ गए? यस सर आ सर। गए। Yes, sir. तो तभी तो बेबी के अंदर दोनों कैरेक्टर आते हैं।
23 या 23? भाई देखो, तो रुद्र अगर मैं तुमसे बात करूं तो तुम्हारे अंदर डैड के कितने % कैरेक्टर माने जाएंगे बायोलॉजिकली? 50%, 25%, 100%? सर 50%। 50%, क्योंकि 50% कंटेंट आया ना डैड से 23। ऐसे ही यस मॉम से सर। भी कितना % कंटेंट आया? 23। तो 23 मिलके 46 बना। तो भाई आधा कंटेंट कहाँ से आया? मॉम से। और आधा कंटेंट कहाँ से आया? डैड फादर से। से। फादर फादर से। से। तभी तो आज तुम हो सब यहाँ पे, ठीक है? तो इसका एक बच्चा कह रहा है सर कितना हिस्सा, मतलब ये वाला इतना हिस्सा मॉम का और ये वाला इतना हिस्सा डैड का। अरे यार, कह रहा सर मैंने एक वो देखी थी पिक्चर, उसमें ना इतने में शंकर भगवान थे, इतने में पार्वती थी। मैंने कहा तो भाई वो पिक्चर है। कह रहा ओ अच्छा, मेरे को लगा ऐसे करके मॉम डैड। ऐसे नहीं होता है भाई, ठीक है? तो वो सर ये बच्चा स्क्रीन पे है कौन? हम बताएंगे, इसके बारे में तुम्हें बाद में बताएंगे, ठीक है? तो ये सब हमारे पास है। ये तुम्हारे जैसे बच्चे हैं, तुम भी ऐसे सोचते हो मन के अंदर, बस तुम बोलते नहीं हो। वो बच्चा बोल देता था बस, ठीक है? तो याद रहेगा एवरीबॉडी? सर उसका सेल्फ कॉन्फिडेंस बहुत होगा। वेरी गुड, ठीक है। वैसे मन के अंदर तुम्हारे भी था ये, बस तुम बोले नहीं शर्म के मारे, नो ठीक है? सर। ठीक है। तो इसमें किसी को भी कोई डाउट है एवरीबॉडी? अच्छा, अभी नो अभी सर। अभी जाइगोट बन चुका है। तो अभी जाइगोट बन चुका है, तो अभी जाइगोट ही रहेगा या हमारे जैसा बनेगा आगे जाके? फिर एम्ब्रियो हमारे बनेगा जैसे सर ना? हमारे बनेगा। जैसा हाँ तो, बनेगा। सर एम्ब्रियो। अब ये एक सेल से 2 सेल बनाएगा, तो बताओ ये रिडक्शन करेगा या माइटोसिस ही करेगा? सर अब मतलब माइटोसिस करेगा। हाँ, पहले रिडक्शन किया था तो अब माइटोसिस यस करेगा। सर। तो अब जितने भी सेल आएंगे उसमें 46 रहेगा या 23 हो जाएगा? सर 46। तो अब जितना भी पूरा बॉडी का स्ट्रक्चर बनेगा 46, और इस तरीके से बेबी बड़ा होता जाएगा। राइट एवरीबॉडी? यस सर। यस सर। तो अब राइट नाउ जैसे मान लो मैं एक एग्जांपल लेता हूँ एडल्ट, ठीक है? एडल्ट एक बहुत ही ज्यादा, मतलब 30 साल का कोई है। तो अब अगर वो एक मेल है मान लो, तो बताओ उसकी बॉडी में कौन सा डिवीजन चल रहा है, माइटोसिस या फिर मियोसिस? माइटोसिस। माइटोसिस। सोच समझ के बोले मुसाफिरो। सर शायद मियोसिस वो ओवम जो था तो फिर उसका कम होते जा रहा होगा ना। अच्छा, जब वो बड़े होते रहते हैं तो क्रोमोसोम नंबर कम होता रहता है। ओ हाँ, फिर वेरी ऐसे गुड। थोड़ी ना होता है सर, तभी मेल तो में तो मतलब सर हमेशा। माइटोसिस तो ही ऐसे होगा। दादाजी कहते तो है माइटोसिस कि होना बेटा, चाहिए। दादाजी कहते थे बेटा मेरे तो सारे क्रोमोसोम खत्म हो गए बेटा, मैंने सारे क्रोमोसोम लुटा दिए। ऐसा सर कभी सुना मेल में ऐसे है? थोड़ी ना होता है सर, मेल में तो हमेशा मतलब स्पर्म प्रोड्यूस होता रहता है। ओके। अरे यहाँ पे स्पर्म प्रोड्यूस होने की बात थोड़ी है, यहाँ पे तो बॉडी की भी बात है। अरे जितने भी सेल है तुम्हारे अंदर तो क्रोमोसोम तो रहेंगे ही रहेंगे। क्या यस ऐसा सर। होता है कि सारी की सारी बॉडी के सारे सेल उड़ गए, सिर्फ हड्डी का ढांचा बचा है कि बेटा मेरी तो पूरी बॉडी उड़ गई, अब मैं सिर्फ ढांचा बचाऊं? ऐसा होता है क्या? हाँ, मे भी थोड़ा बहुत हो जाए, कुछ लोग बुड्ढे होकर बहुत पतले हो जाते हैं, तो फिर भी लेकिन बॉडी तो रहती है ना थोड़ी बहुत। भाई मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, माइटोसिस होता है। माइटोसिस और मियोसिस दोनों होता है। क्यों? क्योंकि इसकी जो पूरी बॉडी के पार्ट्स हैं, ये वाला पूरी बॉडी का पार्ट, प्यारे स्पॉटलाइट ऑन हो जाओ। ओके। तो ये स्पॉटलाइट है, देख रहे हो ये रेड रेड कलर की? तो ये पूरी बॉडी इसकी, ये पूरा हाथ, पूरा ये पैर वैर, तो ये तो इसके नॉर्मल बॉडी ऑर्गन है। तो ये सब साइज में बड़े हो रहे हैं नहीं हो रहे हैं? तो भैया इसमें तो माइटोसिस होगी ना, क्योंकि इसके हर एक पार्ट में क्रोमोसोम नंबर सेम रहेंगे हर सेल में। लेकिन जो इसका रिप्रोडक्टिव पार्ट होगा यहाँ पर इस रीजन में, तो ये तो स्पर्म प्रोड्यूस करेंगे, ओवम प्रोड्यूस करेंगे। सिर्फ इतने इतने वाले पोर्शन के अंदर क्या होगा? मियोसिस। बाकी पूरे बॉडी ऑर्गन में क्या होगा? माइटोसिस। तो भाई दोनों होंगे ना? सर अच्छा तो तो जरूरी थोड़ा ना अडल्ट में हो। सर सर मतलब 30 की एज के बाद रिड्यूस होने शुरू आते हैं। क्या रिड्यूस होने जाते हैं? सर मतलब माइटोसिस की प्रोसेस शुरू हो जाती है। सारे बच्चे, ठीक है ठीक है, मेरे को लगता है कि अभी तुम छोटे बच्चे हो तो अभी मुझे इतना पढ़ाना नहीं चाहिए था। देखो प्यारे बच्चों, एक अभी ना प्यूबर्टी आती है, ठीक है? अभी तुम छोटे छोटे बच्चे हो, कोई बात नहीं, सर अभी वही तुम तो अब कह रहा हूँ सर, वो हम्म। प्यूबर्टी से शुरू होती होगी ना। हाँ तो ऐसा थोड़ा अभी ना अडल्ट होती है। भाई मैंने एडल्ट का एग्जाम्पल इसीलिए लिया है क्योंकि सर सबसे ज्यादा वही। हाँ हाँ हाँ, मैंने हाँ ठीक एडल्ट है। का एग्जाम्पल इसलिए लिया है क्योंकि शादी कब होती है? एडल्ट में होती है या प्यूबर्टी में ही करते हैं शादी तुम्हारी? एडल्ट एडल्ट में होती है ना, तो इसलिए मैंने एडल्ट का एग्जाम्पल लिया, ठीक तो है? बाल विवाह तो होता भी नहीं है। हाँ अब होता है कुछ जगह पे। अफसोस। ओके, बहुत बुरा हो गया ना, तो लोगों के साथ बाल विवाह नहीं होता, ठीक है? तो ये हमारे पास एक मेल है, और एक मेरे पास एक आता था ना एक ऐसो कि छोटी सी उम्र लागे तो नहीं, बालिका वधू शायद। हाँ हाँ मुझे याद है, बहुत पहले लोग देखते थे, पता नहीं एक नाटक मेरी आता मम्मी आनंद, देखती थी पहले। आनंदी, आनंद दादी सा,
ऐसा कुछ था ना कुछ कुछ हाँ दादी। ठीक है, तो देखो भाई ये एक एडल्ट है और ये फीमेल भी एडल्ट है, तो इसकी नॉर्मल बॉडी के अंदर तो माइटोसिस हो रही है क्योंकि भैया डेवलपमेंट तो होती ही है, और ये गैमेट भी प्रोड्यूस करते हैं, तो वहां पे मियोसिस होती रहती है। तो भाई मेल लोग गैमेट जब चाहे निकाल सकते हैं, इसका मतलब इनके सेक्सुअल ऑर्गन के अंदर मियोसिस चल रही होती है हमेशा। फीमेल भी तो ओवम निकालती है, तो इनकी बॉडी में भी तो मियोसिस चलेगी। तो भाई दोनों डिवीजन चल रही हैं, नॉर्मल बॉडी पार्ट में माइटोसिस क्योंकि उनको ग्रो होना होता है, लेकिन सेक्सुअल ऑर्गन में क्या होता है, मियोसिस, क्योंकि वो गैमेट प्रोड्यूस करते हैं। ठीक है, अब अगर मैं बात करता हूँ, मान लो एक ऐसी फीमेल, अब एक ऐसी फीमेल है जिसका मेनोपॉज हो चुका है, मतलब वो गैमेट नहीं निकालती। मान लो एक फीमेल है जो 60 साल की है, तो उसमें कोई गैमेट तो बनता नहीं है, तो गैमेट नहीं बनेगा तो सिर्फ उसकी बॉडी में माइटोसिस चलेगी या मियोसिस चलेगी? माइटोसिस। सिर्फ माइटोसिस। माइटोसिस चलेगी ना। मान लो वो गिर गई, चोट लग गई उसके, तो जो चोट ठीक हो गई कुछ दिनों बाद, तो उसकी चोट कैसे ठीक हुई है, माइटोसिस से या मियोसिस से? ऑफ कोर्स माइटोसिस। माइटोसिस से। कभी किसी को सुना है कि भाई देख मेरी चोट लग गई थी ना, अब यहाँ के क्रोमोसोम कम हो गए? ऐसा सुना है कभी किसी के मुंह से तुमने? थप्पड़ मारेगा जिसके तुमने बोल दिया ये। पहली बात तो समझ नहीं आया क्रोमोसोम क्या होता है, लेकिन तो इसलिए ऐसा नहीं होता है भाई, जब भी चोट वोट लगती है तो रिपेयरिंग होती है, नॉर्मल ग्रोथ होती है, वो सब माइटोसिस से होती है। समझ में आ गया? कुछ बच्चों को तो समझ ही नहीं आ रहा क्या हो रहा है, ये माइटो सर आ वाइटो गया। वाइटो साइटो वाइटो पता नहीं क्या है, अजीब सा, दोनों एक जैसे लग रहे हैं। भाई जब भी क्रोमोसोम हाफ हो जाए मियोसिस, जब भी क्रोमोसोम इक्वल रहे माइटोसिस। माइटोसिस। ठीक है, यस गॉट इट सर। एवरीबॉडी? ओके यस ओके। सर। यस सर। अच्छा अब एक जरा एक बात सोचना, एक ना बैक्टीरिया है, ठीक है, बहुत ही सुंदर सा, हेलो। तो अब अगर ये एक बैक्टीरिया है, तो इस बैक्टीरिया ने आगे जाके रिप्रोडक्शन किया और ये आगे जाके दो में कन्वर्ट हो गया, आगे से अपने आप ही दो में बन गया, इसको कोई मेल फीमेल नहीं चाहिए होता, बैक्टीरिया अपने आप ही ग्रो करते रहते हैं ऐसे हमारी बॉडी का यूज करके। तो ये बैक्टीरिया एक से दो बन गया, तो ये एक से दो जो बना है, तो बताओ इसने क्या किया होगा, इसने मियोसिस किया होगा या माइटोसिस किया होगा? सर सर हाँ माइटोसिस। मियोसिस। माइटोसिस मियोसिस। मियोसिस किया है इसने। अच्छा सर सोच, माइटोसिस किया ना। माइटोसिस। जो लोग कह रहे हैं मियोसिस वो लोग हैंड रेज करें पूर्ण बहुमत के साथ, जो लोग कह रहे हैं माइटोसिस वो लोग हैंड रेज करें। ओ पूर्ण बहुमत भाइयों बहनों, धन्यवाद मित्रों, आप लोगों ने इतना पूर्ण बहुमत दिया हमें। ठीक है, वेरी गुड, शाबाश। क्योंकि एक बायोलॉजिकल रूल क्या कहता है कि जितने भी ऑफस्प्रिंग होंगे, जितने भी बेबी होंगे, उन सबके क्रोमोसोम पेरेंट जितने सेम रहने चाहिए। भाई जितने मेरे यस मॉम सर। डैड में क्रोमोसोम है उतने तो मेरे अंदर भी रहेंगे, हर एक सेल के अंदर, हर एक सेल के अंदर की बात कर रहा हूं मैं। तो भाई मान लो अगर इसमें 20 क्रोमोसोम थे, तो जब अब ये दो हिस्सों में बढ़ गया तो इसमें भी तो 20 और इसमें भी 20 होने चाहिए ना। बायोलॉजी कहती है ये तो कि क्रोमोसोम नंबर सेम रहते हैं। ऐसा थोड़ी कि आने वाली जनरेशन 40 की हो जाएगी, एक बच्चे की नहीं 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 मेरे क्रोमोसोम कम है लेकिन मेरे बच्चों के देखना डबल होंगे। अरे आईएएस की बात थोड़ी चल रही है कि मेरे बच्चे, मैं डॉक्टर हूं तो मेरे बच्चे आईएएस बनेंगे, ये सर क्रोमोसोम तो की बात ये चल रही है। सर तो तो ये इसीलिए मियोसिस ही तो हुआ। तो माइटोसिस हुआ ना मेरे भाई, भाई माइटोसिस में ही तो होते हैं क्रोमोसोम नंबर सेम, मियोसिस में तो 10-10 हो जाते। अबे ओह, अबे तो मियोसिस का मैंने मतलब क्या? उल्टा समझ लिया। मियोसिस का मतलब होता है रिडक्शन डिवीजन, अभी तो बताया पीछे चिल्ला चिल्ला के। और माइटोसिस का मतलब होता है इक्वल, तो इक्वली रखने हैं बेबी के क्रोमोसोम 20-20, तभी तो होगा 20-20 माइटोसिस। ई इक्वेशनल। ठीक है कनिष्का राथी, यस वरुण, सर। जी आर ए गॉट इट? यस सर। चली रे चली रे। ओके ऐसा है ना कुछ कुछ गाना है, पता नहीं। सर फिर मैं जाऊं? हाँ ओके, तूने सुना ही वाला गाना या नहीं सुना है? कुछ बच्चों ने कुछ गाना नहीं सुना कि हम गाने वाने नहीं सुनते, मैंने सुना है हम वाला। मूवीज नहीं देखते हैं, हमें मूवी से कोई मतलब, हम सिर्फ पढ़ते हैं, अग्निपथ सिर्फ पढ़ाई करते हैं हम। ठीक है ओके चलो वेरी गुड शाबाश। तो देखो भाई प्यारे प्यारे बच्चों, अब आई गेस तुम लोगों को समझ में आ चुका होगा रुद्र। ओके अब ना सेल के कुछ बेसिक फीचर है, देखो एक ना मेरे पास अब ये, यस वेरी गुड, हाँ वेरी गुड प्यारी बच्ची। तो एक मेरे पास ये सेल है, अब ये सेल आगे जाके डिवाइड करता है, सबको पता है। हाँ तो होता रहता है आपको मोबाइल तो। वेरी गुड, तो एक सेल आगे जाके बहुत सारे सेल बनाता है, 1 से 2, 2 से 4, 4 से 8, तो ऐसे सेल को बोला जाता है टॉटीपोटेंट सेल। मुझे एक बात बताओ, आज तुम सब यहाँ पे जिंदा हो बिल्कुल, देख पा रहे हो क्लास, अरे क्या हो रहा है भाई,
कोई बेबी है क्या? सर वो जिया का भाई शायद से गुण में है। अच्छा अच्छा अच्छा, शैतानी कर रहा है, नॉटी बॉय। ओके, तो ये हमारे पास क्या है, टॉटीपोटेंट सेल है। टॉटीपोटेंट सेल का मतलब क्या होता है, एक ऐसा सेल जिसके अंदर पूरा ऑर्गेनिज्म बनने की एबिलिटी है, उसे हम टॉटीपोटेंट सेल बोलते हैं। तो मुझे बात बताओ, आज से 15 या 14 साल पहले तुम सब भी एक टॉटीपोटेंट सेल रहे थे, यस और नो? यस सर। यस यस सर। सर सर मुझे जब हम समझ नहीं आया। जाइगोट हो, क्यों? क्योंकि जाइगोट से तुम आज इतने बड़े हो गए, तो आज तुम एक कंप्लीट ऑर्गेनिज्म बन गए या नहीं बन गए? सर तो सारे सिंगल सेल सर क्या है सर? टॉटी अबे, टॉटीपोटेंट सेल का मतलब एक ऐसा सेल जो आगे जाके बहुत सारे सेल बना के पूरा ऑर्गेनिज्म बनाने की हिम्मत रखता है, कैपेसिटी रखता है। सर तो डेफिनेशन। कैपेसिटी, so a totipotent cell has the ability to grow into a complete new organism. It is called totipotent cell. मुझे एक बात बताओ, कभी कभी जो फीमेल प्रेग्नेंट होती हैं, तो कभी कभी उनका बेबी जो होता है ना, वो एकदम या तो एक मांस का टुकड़ा सा निकलता है कि बेबी खराब हो गया है, अबॉर्शन हो गया है, अबॉर्ड हो गया है। तो बताओ क्या वो टॉटी, मिसकरेज। तो मिसकैरेज होगी, तो बताओ क्या वो टॉटिपोटेंट सेल रहा होगा? नो सर। वो ग्रो हुआ, लेकिन वो कंप्लीट न्यू ऑर्गेनिज्म नहीं बन पाया। तो इसका मतलब तुम टॉटिपोटेंट सेल कभी रहे थे? हाँ। यस सर। That's why you are here right now. क्या कोई है ऐसा बच्चा? नहीं नहीं सर, मैं तो नहीं रहा था, मैं तो ऐसा ही हूँ हमेशा से, इतना ही था और इतना ही रहूंगा, क्योंकि मुझे तो भगवान ने भेजा है ऊपर से। जय श्री राम। ऐसा कोई है कोई? एवरीबडी बम बम बोले। ठीक है, आई होप ऐसा कोई नहीं होगा, साइंस साइंस को बिलीव करो थोड़ा सा, ठीक है? ओके, सो यस प्लीज राइट डाउन एवरीबडी, अ टॉटिपोटेंट सेल हैज द एबिलिटी टू ग्रो इनटू अ होल न्यू ऑर्गेनिज्म। A totipotent cell has the ability to grow into a whole new organism. तो इसको हम बोलते हैं टॉटीपोटेंट सेल। ये टॉटी वो नहीं है कि भैया टॉटी बंद कर दो पानी आ गया, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है? वैसे भी टैप वाटर होता है वो। अच्छा मुझे एक बात बताओ, अब एक सेकंड सारे बच्चे ध्यान से सुनना। अभी अभी एक सेकंड पहले मैंने तुम्हें एक बात बताई, राइट? कि एक मेरे पास होता है प्रोकैरियोटिक सेल और एक मेरे पास होता है यूकैरियोटिक सेल, राइट? अरे बोलो, भूल गए? यस सर। यस सा सर। वाला एडवांस होता है, कौन सा वाला गंदा होता है? सर सर यूकैरियोटिक जो होता है वो advanced एडवांस होता है और जो प्रोकैरियोटिक वो होता है वो परमिटिव होता है। हाँ, प्रिमिटिव होता है, वेरी गुड। अच्छा तुम लोग जानते होगे आजकल क्या चल रहा है, ठीक है? आजकल मोदी जी हमारे प्राइम मिनिस्टर हैं भाइयों बहनों, और मोदी जी के बहुत सारे मिनिस्टर्स हैं, राइट? तो मोदी Yes, जी, sir. तो मोदी जी के बहुत सारे मिनिस्टर हैं, जैसे मान लो कनिष्का है, कनिष्का कह रही है कि मुझे फॉरेन जाना है, मुझे तो बाहर जाना है, मैं तंग आ चुकी हूँ, ठीक है? मुझे थोड़ा सा एंजॉयमेंट करना है, आई वांट टू गो फॉरेन, ओके, फॉरेन कंट्रीज में। तो मुझे एक बात हो, तो क्या कनिष्का फिर एग्रीकल्चर मिनिस्टर से मिलने गई, कह रही है मुझे बाहर जाना है, तो एग्रीकल्चर क्या खुश हो जाएगा एग्रीकल्चर मिनिस्टर कि वेरी गुड, शाबाश आप यहाँ आई? क्या फॉरेन जाने से एग्रीकल्चर मिनिस्टर का कोई लेना देना है? वो कह रही कि क्या बेटी गेहूं लेके जाना है क्या? हाँ हाँ, एक काम करो, गेहूं और बाजरा ले जाना, ठीक है, वेरी गुड। ऐसा कुछ है क्या? नहीं। तो इसका मतलब, तो एग्रीकल्चर वाला एग्रीकल्चर के काम देखेगा ना, फॉरेन मिनिस्ट्री कौन देगा? फॉरेन मिनिस्ट्री के लिए फॉरेन में जयप्रकाश कृष्णा होगा। ऐसी मान लो फाइनेंशियली तुम्हें कुछ चाहिए टैक्स वैक्स का, तो उसका कौन देखेगा? फाइनेंशियल मिनिस्टर, राइट? रेलवे के लिए तुम्हें कुछ करवाना है तो रेल मिनिस्टर पीयूष गोयल, इजंट इट? अगर तुम्हें रोड का कुछ करवाना है, मान लो हाईवे का कॉन्ट्रैक्ट चाहिए, तो कौन देखेगा उसे? नितिन गडकरी जी। तो इस तरीके से इतने सारे जो ये मिनिस्टर्स हैं हमारे, अलग अलग टाइप के मिनिस्टर जो है, तो ये हमारे पास अलग अलग डिपार्टमेंट देख रहे हैं या रैंडम डिपार्टमेंट देख रहे हैं? चलो आज यार देखते हैं, मन कर रहा है, चलो चलो आज हम यहाँ चलते हैं। अलग अलग डिपार्टमेंट। हाँ, मतलब सबका अपना एक अलग डिपार्टमेंट है या रैंडम डिपार्टमेंट्स हैं? सबका अपना सबका अपना सबका अपना डिपार्टमेंट है। है। वेरी गुड, शाबाश, ठीक है, ठीक है। तो और मोदी जी किसके फिर मोदी जी के पास क्या डिपार्टमेंट है? मोदी जी शायद इन सबको संभालते हैं, इन सबको। मोदी जी इन सबके प्राइम मिनिस्टर है, राइट? वो सारे के सारे डिपार्टमेंट को देखते हैं इनडायरेक्टली या डायरेक्टली। डायरेक्टली तो ये सारे मिनिस्टर है, इनडायरेक्टली वो सब कुछ देखते हैं ओवरऑल। प्राइम का मतलब सब कुछ देखना, ओवरऑल सब कुछ, जितनी भी चीजें होती है, सारा ब्लेम किस पे आता है? प्राइम मिनिस्टर पे आता है ना। अच्छा हो तो क्रेडिट, और बुरा हो तो थोड़ा बोला भी जाता है। आजकल एकदम नेगेटिव चल रहा है माहौल, क्योंकि आजकल हॉस्पिटल का तुम लोग जानते हो, ऑक्सीजन नहीं मिल रही, इतना कुछ नहीं है, तो हम फाइनली ब्लेम किसको कर रहे हैं? क्योंकि हमारा सिस्टम एक्सपोज हो गया है, तो ऑफ कोर्स मोदी जी को, क्योंकि उन्होंने वादा भी तो किया था अच्छे दिन भाइयों बहनों।
तो अगर 6 साल हो गए तो ये सब हम कर रहे हैं। तो लेकिन ब्लेम किसको जाना चाहिए? मेनली किसको जाना चाहिए? कैन वी से हेल्थ मिनिस्टर? यस सर। वो तो दिल्ली के वो भी रह चुके हैं, मेरे एरिया के वो है, वो तो एमएलए मेरे टाइम पे थे वो, कृष्णा नगर के। ठीक है, तो आज वो क्या है, हेल्थ मिनिस्टर है। तो उन्होंने कुछ, इसका मतलब कुछ ना कुछ तो कहीं ना कहीं पे लैक किया है उन्होंने, या लापरवाही की है कि वो इतना सिचुएशन नहीं देख पाए। फिर भी ब्लेम तो लेना पड़ेगा ना, रिस्पॉन्सिबिलिटी तो लेनी पड़ेगी। तो ये उनका रिस्पेक्टेड डिपार्टमेंट था। ठीक है, अब मुझे एक बात बताओ, ये सारे अलग अलग मिनिस्टर बनाए गए थे ताकि अपना काम देखें और ज्यादा लोड ना पड़े। अब मान लो हमारे देश ने एक नेता चुना, मान लो नेता ने चुन लिया कनिष्का को, मान लो सपोज करो, आज से कनिष्का मिनिस्टर है, बस एक ही मिनिस्टर है हमारे देश में, कि कौन है? कनिष्का, बाकी कोई मिनिस्टर है ही नहीं। अब कनिष्का ही सब कुछ संभाल लिया है, सब कुछ, रोड, रेलवे, हेल्थ, इंश्योरेंस, जितना भी कुछ है, एग्रीकल्चर, फॉरेन, सब कुछ यही संभाल लिया, फाइनेंस वाइनेंस सब। तो बताओ एक अच्छी कंट्री कब चल पाएगी? जब एक इंसान सब कुछ संभाल रहा है, या जब बहुत सारे अलग अलग मिनिस्टर अलग अलग डिपार्टमेंट संभाल रहे हैं? सर जब जब बहुत सारे अलग 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 बहुत मिनिस्टर्स सारे अलग अलग मिनिस्टर चीजें अलग संभाल अलग रहे हैं। पर हमारा देश में तो हुआ ही नहीं ऐसा कुछ। क्यों? हाँ, उसका एक अलग रीजन है, मे बी बिकॉज ऑफ द करप्शन। ठीक है, लेकिन अगर हमारे देश में किंग सिस्टम आ जाए तो क्या विकास हो पाएगा इतना जितना अब थोड़ा बहुत हो जाता है? नहीं हो, हाँ डिपेंड, हाँ बिल्कुल, वेरी, अरे वाह क्या बात है, वेरी गुड, शाबाश लड़के। ठीक है, लेकिन अब देखते हैं, चलो जेन्युइनली मान लो सारे लोग बहुत अच्छे हैं, काम करने वाले लोग हैं, तो एक को सारी पावर देना अच्छा रहता है, या अलग अलग लोगों को अलग अलग डिपार्टमेंट देना ज्यादा अच्छा रहता है? सर अलग 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 लोगों को अलग अलग डिपार्टमेंट देना। वेरी गुड, सेम यही चीज हुई है प्रोकैरियोटिक में। प्रोकैरियोटिक में ना एक ही इंसान के पास सब कुछ है, मतलब कुछ है ही नहीं, एकदम वैसा देश है ये, एकदम वैसा सेल कि इनके पास कोई भी मिनिस्टर ही नहीं है, एक ही सब कुछ संभाल रहा है, तो इसलिए बेचारे रह गए प्रिमिटिव। लेकिन यूकैरियोटिक में इतने सारे मिनिस्टर हैं और इन मिनिस्टर्स का नाम है सेल ऑर्गेनिल्स, और ये सेल ऑर्गेनिल्स अलग मिनिस्टर्स हैं, अलग अलग मिनिस्टर अलग काम संभाल रहा है। माइटोकॉन्ड्रिया एक का नाम, वो एनर्जी प्रोड्यूस करने में काम आता है। एक है न्यूक्लियस के अंदर का जेनेटिक मटेरियल को संभालता है। एक है राइबोसोम, वो प्रोटीन बनाने में काम आता है। एक है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, वो ट्रांसपोर्ट करता है सारे प्रोटीन को, लिपिड्स को भी गोल्जी बनाता है। बॉडी। एक है गोल्जी बॉडी। हाँ, एक है लाइसोसोम, जो कि बैक्टीरिया, फंगस को, इन सबको, मान लो कोई भी सेल खराब हो जाए तो उसको हटाता है, इन्फेक्शन को हटाता है, सेल खराब हो जाए तो उसको डैमेज भी करता है। तो अलग अलग टाइप की चीजें अलग अलग टाइप के फंक्शन कर रहे हैं, तो एडवांस कौन सा माना जाएगा, प्रोकैरियोटिक या यूकैरियोटिक? यूकैरियोटिक्स। क्यों? क्योंकि यूकैरियोटिक के पास सेल ऑर्गेनेल्स हैं या नहीं है? सर है। सेल है। ऑर्गेनिल्स है। उसके पास बहुत सारे टाइप के मिनिस्टर्स हैं, इसलिए वो ज्यादा एडवांस है, इसलिए वो ज्यादा डेवलप्ड है। अगर हमारे देश में करप्शन नहीं होता, हमारे देश 1945 में आजाद होता, बहुत सारे मिनिस्टर्स थे, तो आज हम बहुत आगे पहुंच सकते थे, बहुत आगे पहुंच सकते थे। लेकिन मैंने आज ही एक न्यूज पढ़ी, उसमें लिखा है कि हम गरीबों के देशों में फिर से शामिल हो गए हैं 45 सालों बाद। तो बिकॉज ऑफ व्हाट? तो बिकॉज ऑफ द मे बी करप्शन और करप्शन। इनएफिशिएंसी, ऐसा करप्शन जो सामने भी नहीं आ रहा है, इंटरनली कुछ ना कुछ ऐसा हो रहा है। ठीक है, तो सर एक और पॉइंट है हम्म, सर, जो यूकैरियोटिक होता है उनके पास सेल मेम्ब्रेन होती है, और जो प्रोकैरियोटिक होते हैं उनके पास सेल मेम्ब्रेन नहीं होता। गलत, सर उल्टा बोल दिया। गलत। सेल, न्यूक्लियस के बारे में बोलना बोल। एक सेकेंड, दोनों सेल मेम्ब्रेन दोनों के पास होती है। सेल वॉल नहीं मैंने होती। बुक में सेल पढ़ा था सर वॉल, पहले, उसमें तो वही लिखा है सर। न्यूक्लियस वॉल भी नहीं आएंगे होती। अभी, आएंगे, चिंता एनसीईआरटी मत में करो, वही लिखा है। आएंगे अभी आएंगे, लेकिन ऐसा नहीं है, सेल मेम्ब्रेन दोनों के पास होती है। ठीक है, तो अब हमारे पास यहाँ पे आता है वो मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनिल बोल रही हो तुम। ठीक है, मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनिल, ऑर्गेनिल्स का मतलब मिनिस्टर्स, उनकी बात चल रही थी वहां पे, क्योंकि इन मिनिस्टर्स के पास भी अपनी मेम्ब्रेन होती है, तो वो उसकी बात चल रही होगी जो तुम पढ़ के आई हो, मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनिल। ऐसे मिनिस्टर जिनके पास अपनी मेम्ब्रेन है, तो जब मिनिस्टर ही नहीं है तो मेम्ब्रेन कहाँ होगी? सर मैं तो 8th की एनसीईआरटी में से देखा था ना सर, अच्छा, वहां तो वही लिखा है। ना ना ना, ऐसा नहीं होगा, ऐसा नहीं होगा। विदाउट मेम्ब्रेन तो एक सेल जिंदा रह ही नहीं सकता। क्यों? मान लो जब मेम्ब्रेन नहीं होगा तो साइटोप्लाज्म तो फैल जाएगा। ये एक गुब्बारा है, एक गुब्बारे को तुमने फोड़ दिया तो क्या अंदर का पानी ऐसे ही रहेगा कि नहीं नहीं हमें नहीं जाना बाहर? नहीं सर, पूरा फैल जाएगा ना, तो वही वाली बात है फैल फिर, जाएगा। विदाउट सेल मेम्ब्रेन तो सेल ही एग्जिस्ट नहीं कर रहा। ठीक है, ओके, so can we say that a cell contain same kind of cell organelle or different type of cell organelle? Tell me.
Different type Different of type of cell A organelles. cell contain different types of cell organelle. Are you sure? yes sir. वो अलग-अलग डिपार्टमेंट संभालते हैं, जैसे मिनिस्टर संभालते हैं। वेरी गुड, शाबाश, क्या बात है, बच्चों को एग्जाम्पल बड़े अच्छे समझ में आते हैं. ओके, सेल ऑर्गेनेल. ये मेरे पेन टैब को क्या हो गया? कोई मंत्र तो नहीं पढ़ रहा है यहाँ पे? कोई काला जादू कर रहा है क्या? लग रहा है मुझे वीडियो ऑफ करे हुए तंत्र मंत्र की विद्या का यूज कर रहे हैं. मेरा पेन खराब हो रहा है. मैं नहीं करी Stop सर, it. मेरा वीडियो ऑन है। हाँ ओके ठीक है. अच्छा, तो हमारे पास एक बायोलॉजी की एक ब्रांच होती है जिसका नाम होता है सेल बायोलॉजी. सो व्हेनेवर वी स्टडी अबाउट द स्ट्रक्चर, whenever we study about the various aspect of the structure and the function, मतलब आज जो तुम ये पढ़ रहे हो और अब कुछ टाइम तक जो चलेगा, इसी को हम बोलते हैं सेल बायोलॉजी. तो सेल बायोलॉजी का मतलब क्या होता है? जब भी हम सेल की वेरियस एस्पेक्ट के बारे में पढ़ते हैं, स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ते हैं, फंक्शन के बारे में पढ़ते हैं, तो उस ब्रांच को हम क्या बोलते हैं बायोलॉजी की? सेल बायोलॉजी. ओके, सो रुद्र, व्हाट डू यू मीन बाय द सेल बायोलॉजी? सर सेल की पढ़ाई को. हाँ, वेरी गुड. और उस पढ़ाई में क्या क्या चीजें आ जाएंगी मेनली? अभी बताया मैंने, स्ट्रक्चर एंड फंक्शन. ठीक है, तो बहुत सारी चीजों के बारे में पढ़ना, वेरियस एस्पेक्ट्स ऑफ, मतलब बहुत सारी चीजें किसके बारे में? स्ट्रक्चर एंड फंक्शन के बारे में. सो वेरियस एस्पेक्ट्स ऑफ सर द. तो माइक्रोबायोलॉजी क्या होती है? भाई माइक्रोबायोलॉजी होती है वो जैसे जितने भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं, बैक्टीरिया, फंगस, वायरस, जो अभी हम कर रहे थे, तुमसे याद है कोरोना वायरस? तो मैंने बोला था दो चीजें बहुत डिमांड में है, माइक्रोबायोलॉजी और एक बायोटेक्नोलॉजी. तो उसमें वो छोटी छोटी चीजों के बारे में पढ़ेंगे, लेकिन ये सेल तो तुम्हारे अंदर भी प्रेजेंट है. तो अगर हम तुम्हारे बारे में स्टडी करने लग गए, तुम्हारे सेल के बारे में, तो ये माइक्रोबायोलॉजी थोड़ी हुई. ठीक है, तो अगर तुम सिर्फ सेल के बारे में देख रहे हो, छोटे छोटे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के, तो उसे माइक्रोबायोलॉजी बोलते हैं. ठीक है एवरीबॉडी. और वो सबसे, और उसके फादर भी कौन है? लुईस पाश्चर. माइक्रोबायोलॉजी के बारे में सबसे ज्यादा ज्ञान किसको प्राप्त था, किसने देखा था सबसे ज्यादा? तो इनका नाम था लुईस पाश्चर. ये फादर भी हैं. फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी इज लुईस पाश्चर. एवरीबॉडी प्लीज से इट, लुईस पाश्चर. Louis Pasteur. Louis Pasteur. हम कितने सेल से मिलके बने हैं बताओ? 1 2 3 4 लाख, 2 लाख, 20,000 करोड़ या Millions and बिलियन? billions of cells. यस, हम इतने सेल से मिलके बनेंगे, तुम्हें खुद भी नहीं पता होगा तुम कितने सेल से मिलके बने हो. तो इसलिए हम बोलते हैं बिलियंस ऑफ सेल. प्यारे प्यारे बच्चों, बिलियंस ऑफ सेल. ठीक है, अब हमारे पास यहाँ पे तुम लोगों को ध्यान रखना है कि हमारे पास ना बहुत सारे साइंटिस्ट हैं प्यारे प्यारे बच्चों, जिन्होंने अलग अलग हमको थ्योरी देने की कोशिश करी है, अलग अलग बातें उन्होंने हमको बताई हैं. तो देखो, एक ना हमारे पास साइंटिस्ट था रॉबर्ट हुक. ठीक है, तो रॉबर्ट हुक 1665 की बात है, बहुत ही पुरानी बात है. ठीक है, तो हमारे पास ना इसने देखा कि जैसे कॉर्क देखा है किसने? कॉर्क, जो सूखी सूखी लकड़ियां होती सर हैं, पेड़ बहुत, का वो होता हाँ, है. पेड़ का सूखा सूखा जो निकल के आ जाता है. हाँ हाँ, तो उसने उसको देखा और उसने ना उसको उस टाइम में प्रिमिटिव माइक्रोस्कोप होता है, तो इसने कोशिश करी कि मतलब इसको देखने की. तो ये ना कुछ कुछ इस तरीके से दिखा हमें, ऐसे ऐसे हमें कंपार्टमेंट्स दिखे. Brick जैसा एक. हाँ, ऐसे ब्रिक जैसे, ये ईंटों जैसे. तो ये हमें ऐसे ऐसे ब्रिक जैसे टाइप का स्ट्रक्चर दिखा. तो इसने ना क्या बोला फिर, एक जो ये ब्रिक जैसा स्ट्रक्चर है, इसको इसने क्या नाम दे दिया फिर? सेल. तो इसी, तो दैट्स व्हाई रॉबर्ट हुक ही है जिसने ये बोला कि जो पूरी की पूरी जो मतलब डिस्कवर किया, जो कॉइंड किया टर्म सेल, वो रॉबर्ट हुक ने किया, वो भी 1665 में. और ये क्या है मेरे पास? एक कॉर्क, जो सूखी सूखी लकड़ी सी होती है, उसको देखा इसने प्रिमिटिव माइक्रोस्कोप में, राइट? सो हु डिस्कवर्ड सेल? Robert Hooke in 1665. बाय एनालाइजिंग व्हाट? कॉर्क सेल. तो कॉर्क. ठीक है, तो कॉर्क होता है, तो कॉर्क की एक छोटा सा जो लकड़ी सी होती है, उसको देखा, तो जो कंपार्टमेंट टाइप के बने होते हैं, जो ब्रिक बने होते हैं, तो उस एक कंपार्टमेंट के नाम को क्या दे दिया? नाम दे दिया गया सेल, नाम दे दिया गया. राइट एवरीबॉडी? ठीक है. Yes, तो sir. बाद में देखा गया कि इस सेल के अंदर भी ना एक ऐसा न्यूक्लियस, एक कॉन्सेंट्रेट टाइप का स्ट्रक्चर है, जिसके अंदर ऑफ कोर्स यू नो इट वेरी वेल कि हमारे जितने भी क्रोमोसोम होते हैं ना, ये इसी स्ट्रक्चर के अंदर होते हैं, जिसका नाम होता है न्यूक्लियस. Yes, तो sir. ये जो न्यूक्लियस है, जो अंदर अंदर की साइड भरा हुआ है एकदम डार्क डार्क सा, तो इसको भी एक साइंटिस्ट ने डिस्कवर किया, जिसका नाम है रॉबर्ट ब्राउन. तो हमारे पास ही ये वाला साइंटिस्ट, ये सब लोग पहले भी पढ़ रखा होगा आई गेस. तो रॉबर्ट ब्राउन, तो ये, हाँ, तो हाँ, तो ये हमारे पास 1831,
तो 1831 में इसने डिस्कवर किया कि हमारे पास एक सेल के अंदर ही अंदर एक ऐसा स्ट्रक्चर भी होता है जिसके अंदर जेनेटिक मटेरियल भी होता है और जिसका नाम हमारे पास न्यूक्लियस है। तो वो रॉबर्ट ब्राउन ने डिस्कवर किया। ठीक है, रॉबर्ट ब्राउन। अब ठीक है, ये दो मेन साइंटिस्ट तो हो गए, ऑल्दो और भी बहुत सारे साइंटिस्ट है, जैसे कि न्यूक्लियस है। तो एक ना हमारे पास साइंटिस्ट, देखो अभी तो न्यूक्लियस डिस्कवर हुआ है, लेकिन न्यूक्लियस के अंदर क्या क्या चीजें हैं, क्या क्या हेरिडिटरी मटेरियल है। जैसे मान लो आज तुम अपने पेरेंट जैसे दिख रहे हो, तो वो पेरेंट जैसे क्यों दिख रहे हो? जस्ट बिकॉज ऑफ द न्यूक्लियस, क्योंकि तुमको तुम्हारे पेरेंट से वो न्यूक्लियस वाला कंटेंट मिला है। भाई न्यूक्लियस के अंदर ही तो होते हैं क्रोमोसोम, अभी तो बताया। तो ये जो हेरिडिटरी मटेरियल है, हेरिडिटरी का मतलब यू आर शोइंग कैरेक्टर ऑफ योर पेरेंट्स। तुम्हें पेरेंट्स तुम्हें देख के खुश होते हैं, क्यों? क्योंकि उनमें वो तुमको देखते हैं, मतलब तुम्हारे अंदर उनको अपने आप को देखते हैं कि वो देखो ये तो मैं करता था जब मैं छोटा था, और ये भी ऐसा कर रहा है, ये भी ऐसी कर रही है। ठीक है, तो ऐसी ऐसी हरकतें। तो ये मेरे पास क्या है, हैकल ने बताया। तो हैकल ने देखा कि न्यूक्लियस ही वो एक ऐसा स्ट्रक्चर है जिसके अंदर क्या है, हेरिडिटरी इंफॉर्मेशन है। हेरिडिटरी का मतलब क्या है? जेनेटिक इंफॉर्मेशन, राइट? नहीं आ रहा कुछ भी समझ में? सर आ रहा है कि उन्होंने जेनेटिक तो तुम्हारा स्किन का कलर, तुम्हारे हेयर का स्टाइल, तुम्हारे सोचने की जो अलग तरीका है, ठीक है, या तुम बहुत ही स्किल्ड हो, तुम फुटबॉल बहुत अच्छा खेलते हो, अंदर ही अंदर तुम्हारे खून में ही है फुटबॉल खेलना, तो ये सब जेनेटिक इन्फॉर्मेशन है ना। इस जेनेटिक इन्फॉर्मेशन को ही बोलते हैं, कहते हैं ना कि हमारे परिवार में सारे हॉकी खेलते हैं और आगे भी खेलते रहेंगे क्योंकि हमारे खून में हॉकी बसती है। तो जो उनके खून में बस रही है, तो वो सब क्या है, उनके न्यूक्लियस में। अगर वो बोल रहे हैं ऐसा, तो मान लिया जाए, क्या पता उनके जीन में ही हुआ ऐसा सच में। ठीक है ना भाई? मान लो सबके एक ऐसी फैमिली है जिसके यहाँ पे एक तिल निकला हुआ है, एक ब्लैक ब्लैक स्पॉट यहाँ पे होता ही है। हर फैमिली मेंबर के यहाँ पे एक स्पॉट है, हर फैमिली मेंबर के। ठीक है, या किसी ना किसी के यहाँ पे भी आता है, देखे ना, बहुत सारी लड़कियों के यहाँ पे होता है। तो ऐसा उनकी फैमिली में चलता रहता है। तो यही सब इंफॉर्मेशन न्यूक्लियस में स्टोर होती है। यस और नो एवरीबडी? यस सर। यस सर। ठीक है। अब देखो, अब एक बात तो तुमको पता ही है कि भाई देखो, न्यूक्लियस के बाहर ना एक फ्लूइड होता है जिसके अंदर बहुत सारे वही मिनिस्टर्स रहते हैं। मिनिस्टर्स के रहने की जगह ये है, ये वाइट वाइट, ये येलो येलो कलर का। तो ये मिनिस्टर्स के रहने की जगह है। और ये लिक्विड लिक्विड जो बना हुआ है पूरा का पूरा, इसे क्या बोलते हैं? लिक्विड लिक्विड न्यूक्लियोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म, प्यारे साइटोप्लाज्म। बच्चे। सर वो मैं न्यूक्लियस के अंदर का को तो अच्छा अच्छा, हाँ हाँ न्यूक्लियोप्लाज्म। हाँ हाँ, बिल्कुल प्यारे बच्चे। तो जो न्यूक्लियस के अंदर है उसे हम बोलते हैं, जो न्यूक्लियस के अंदर भरा हुआ है पूरा का पूरा क्रोमोसोम और पूरा का पूरा कंटेंट, उसे न्यूक्लियोप्लाज्म बोलते हैं। और जो बाहर बाहर भरा हुआ है उसे हम क्या बोलते हैं प्यारे प्यारे बच्चों? साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म। तो उसे हम साइटोप्लाज्म बोलते हैं। और ये देखो अभी, और ये बाहर की जो लेयर है इसे हम क्या बोलते हैं? सेल मेम्ब्रेन। सेल की मेम्ब्रेन जो पूरा का पूरा स्ट्रक्चर को होल्ड करके रखती है, बना के रखती है शेप को, तो ये सेल मेम्ब्रेन है। सर तो सर प्लांट के सेल में एक सेकेंड। तो ये जो सेल मेम्ब्रेन के अंदर स्ट्रक्चर है, कितना लिक्विड भरा हुआ है सेल मेम्ब्रेन के अंदर? सेल मेम्ब्रेन के अंदर दो टाइप के लिक्विड भरे हुए हैं, कौन कौन से? सर साइटोप्लाज्म न्यूक्लियोप्लाज्म। वेरी गुड। तो सेल मेम्ब्रेन के अंदर अंदर ना हमारे पास दो मेन चीजें दिखती हैं। एक बाहर बाहर तो है साइटोप्लाज्म, और न्यूक्लियस के अंदर क्या है मेरे पास? बोलो प्यारे प्यारे बच्चों। न्यूक्लियोप्लाज्म। तो ये दोनों के दोनों साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियोप्लाज्म मिलके क्या बनता है? प्रोटोप्लाज्म। प्यारे प्यारे बच्चों, क्या बनता है? प्रोटोप्लाज्म। और भाइयों बहनों, ये जान के आपको बहुत खुशी होगी या नहीं भी हो, इस प्रोटोप्लाज्म की डिस्कवरी किसने करी थी? एनीबडी? तो एक साइंटिस्ट था। वेरी, अरे वाह, बच्चे तो बड़े टैलेंटेड हैं यहाँ पे। वेरी गुड। नेक्स्ट क्लास से बच्चे पढ़ाएंगे मुझे, ठीक है? तो जेई पुरकिंजे। एक्चुअली तुम्हारे हार्ट के अंदर ना पुरकिंजो फाइबर का एक स्ट्रक्चर होता है, वो भी इसने ही बताया था। तो पुरकिंजे, सारे बच्चे कहते हैं डायरेक्ट घरगच्चे निकाल दूंगा, ठीक है, इतना मारूंगा। तो कुछ लोग बोलते हैं पुरकिंजे है, पुरकिंजे। ठीक है, पुरकिंजे, सारे बच्चे बोले पुरकिंजे। पुरकिंजे। तो व्हाट डू यू मीन बाय दी पुरकिंजे भूमिका? सर इसने हमारे बॉडी में एक चीज थी पुरकिंजे नाम की, वो डिस्कवर है? की थी। ना 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 ना, वो तो हार्ट में थी, वो तो करी ही थी। लेकिन अभी राइट नाउ क्या देखा इसने? इसने देखा सेल के अंदर जितना भी अभी लिक्विड होता है, तो हाँ साइटोप्लाज्म प्लस न्यूक्लियोप्लाज्म क्या होता है? प्रोटोप्लाज्म। और ये पूरा प्रोटोप्लाज्म का नाम किसने दिया है? पूरा पूरा इसके बारे में किसने बताया? पुरकिंजे ने। तो पुरकिंजे ने ही बताया कि प्रोटोप्लाज्म का मतलब होता है साइटोप्लाज्म प्लस न्यूक्लियोप्लाज्म।
ठीक है जिया, जिया रे जिया, कनिष्का, यस सर। ओके। तो ये हमारे पास कुछ साइंटिस्ट नाम थे। देखो अब ना एक जैसे मान लो अब आजकल तो तुम बहुत सारी बुक पढ़ते हो, उस टाइम पे ना कोई इतना पढ़ता नहीं था, किसी को पता नहीं था पढ़ना भी कुछ चीज होती है। तो उस टाइम पे ना किसी की भी चीज के बारे में थ्योरी देना, अगर तुमने किसी भी टॉपिक पे 3-4 लाइन भी लिख दी और एकदम सोच समझ के लिखी है तो उनकी बहुत बड़ी वैल्यू मानी जाती थी। आज तुम लोग कुछ भी लिख दो, कोई कुछ कहता ही नहीं है। तो उस टाइम पे बहुत बड़ी बात मानी जाती थी। तो मेरे पास 2 साइंटिस्ट थे, तो इनका नाम वैसे तो था स्लीडन एंड स्वान, लेकिन लोग प्यार से बोलते थे ओए स्केलेटन और सकवान। तो इनका नाम वैसे तो स्लीडन एंड स्वान है प्रोनाउंसिएशन वाइज, लेकिन कुछ लोग क्योंकि स्पेलिंग याद करनी होती है तो कुछ लोग इनको बोलते हैं स्केलेटन एंड सकवान, लेकिन ऐसा है नहीं, स्लीडन एंड स्वान है ये, ठीक है। लेकिन कुछ लोग कहते हैं कि नहीं नहीं सर हम नहीं करेंगे स्लीडन एंड स्वान, हमें स्पेलिंग कैसे याद होगी, तो हम तो ऐसे करेंगे स्केलेटन एंड सकवान। तो जैसा तुम्हें ठीक लगे तुम करो अपने अकॉर्डिंग, लेकिन बोलना तुम्हें यही है स्लीडन एंड स्वान। तो स्लीडन एंड स्वान ने सेल के बारे में अपनी थ्योरी देने की कोशिश करी, ठीक है। तो उन्होंने सेल के बारे में बताने की अपना प्रयास किया। तो अब मुझे एक बात बताओ, ठीक है, तुम्हें मतलब मदर और फादर से स्पर्म और ओवा से तुम जाइगोट बन गए। अब जाइगोट से तुम बड़े होते जा रहे हो, बड़े होते जा रहे हो, फाइनली डिवीजन करते करते आज तुम इतने बड़े हो कि आज तुम क्लास कर रहे हो, 9th में आ गए। अब चलो मुझे एक बात बताओ, तो ये जो तुम्हारी बॉडी में नए नए सेल आ रहे हैं, ये खाने पीने से ऑटोमेटिकली क्रिएट हो रहे हैं या ये पुराने सेल से नए होकर आ रहे हैं? पुराने से डिवाइड होकर मल्टीप्लाई होकर। तो फिर हम खाने पीने का क्या यूज कर रहे हैं फिर? खाने पीने से नहीं सेल नहीं आए? एनर्जी देते हैं। उन्होंने एनर्जी प्रोवाइड कर रहे हैं किनको? नए सेल को? तो सेल्स को, जिससे कि वो आगे जाके डिवाइड हो जाए। वेरी गुड। इसका मतलब हमारी बॉडी में ऑलरेडी सेल एग्जिस्ट कर रहे हैं, बस हम खाना खाते हैं तब वो एनर्जी लेते हैं तो वो आगे जाके फिर 1 से 2 में बढ़ जाते हैं, राइट। तो अगर अगर एक लाइन बोली जाए कि सेल इज एक्चुअली कमिंग फ्रॉम द प्री एग्जिस्टिंग सेल, जो पहले से एग्जिस्ट करते हैं उनसे ही नए सेल आते हैं, तो क्या ये बात सही है या गलत है? सर सही है। सही है। पक्का सोच लो। सही है। पर सर ये यस तो इसका सर। मतलब सेल आर, हाँ सेल आर अराइजिंग फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल। तो जितने भी सेल क्रिएट होते हैं वो सब कहां से आते हैं? प्री एग्जिस्टिंग से आते हैं। गॉट इट? अच्छा, ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर मेड अप ऑफ सेल, क्या ये बात भी सही है? यस सर। सोच लो, कोई ऐसा तो नहीं कि नहीं नहीं मैं तो सेल से नहीं बना, मैं तो इससे बना हुई जो स्किन है मेरी, बस ये स्किन है, ये कोई सेल थोड़ी है। कोई है ऐसा? क्या नो नहीं सर। सर मेरी बॉडी में तो बहुत सारे हेयर है, मैं तो हेयर से बना हूं, ऐसा कुछ? ऐसा नहीं होता है, सब कुछ सेल होता है, ठीक है, अंदर तो सेल ही है। सो ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर मेड अप ऑफ सेल। और क्या बिना सेल के कोई भी स्ट्रक्चर पॉसिबल है, या बिना सेल के स्ट्रक्चर ने? तो इसका मतलब स्ट्रक्चर है तभी तो फंक्शन भी है। सो कैन वी से दैट सेल इज द बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट, बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ? यस सर। ऐसे ही बोल रहे हो या हवा हवाई बातें हाँ करे जा रहे हो? नहीं सर, सोच समझ के बोल रहे हैं। बहुत इजी है यूनिट ऑफ लाइफ। एक बच्ची कह रही सर बहुत इजी था लेकिन ये वाला बहुत टफ है, बस याद नहीं हो रहा सर, ये बहुत टफ है, पता नहीं कैसे याद करूं सर, क्या कोई इसकी ट्रिक है, आप बता दो प्लीज। मैंने कहा हाँ हाँ वेरी गुड शाबाश, मैं बताऊंगा ट्रिक। तो भाई देखो ये 2 स्टेटमेंट तो सबको पता है, ये 2 स्टेटमेंट दी गई थी पहले, और ये 2 स्टेटमेंट किसने दिए? स्लीडन एंड स्वान ने। तो एक साइंटिस्ट आया जिसका नाम था रॉडल विर्च्यू। रॉडल विर्च्यू ने बोला ये भी कोई बात हुई, ये बात तो हर किसी को पता है, कुछ अच्छी बात बताओ। तो रॉडल विर्च्यू ने अपनी लैटिन लैंग्वेज में बोला ओमनिस सेलुले ई सेलुले। इसका मीनिंग होता है कि जितने भी सेल होते हैं वो प्री एग्जिस्टिंग से आते हैं, ठीक है। तो उसने ये क्या बोला था फिर इसने? तो इस वाली स्टेटमेंट को उसने अपनी लैंग्वेज में बोला था, सारे बच्चे बोलेंगे ओमनिस सेलुले ई सेलुले। ओमने सेलुलर सेलुलर ई हाँ। सेलुलर। ठीक है, कोई भी तुम्हें कुछ भी बोल के जाए ना सीधे बोलना ओमनिस सेलुले ई सेलुले, ठीक है, और पानी फेंक देना उसके ऊपर, तो वो वहां पे भस्म भी हो सकता है, ठीक है। तो ओमनिस सेलुले, लेकिन वो डर जरूर जाएगा कि क्या बोल रहा है भाई ये, कहीं कहाँ कहीं और से तो नहीं आया। काला जादू। ठीक है, वो कहीं आतंकवादी ना समझ ले, या फिर कुछ बोले कि ये तो भागो भाई, कुछ मंत्र पढ़ा है इसने अब तो पक्का, ठीक है। तो सर ये कौन सी लैंग्वेज लिखा? लैटिन बोला जाता है वैसे इसे, इनकी अपनी लैंग्वेजेस होती हैं, ठीक है। तो ओमनिस सेलुले ई सेलुले तुम्हें बोलना है,
तो इसका मीनिंग होता है कि ये जो सेल्स होते हैं ये प्री एग्जिस्टिंग, मतलब जो ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रहे हैं उससे नए सेल आएंगे। तो ऑमनिस सेलुले ई सेलुले, वैसे तो सर बोला नेम जाता है क्या था उनका? रॉडल्फ विर्चियो, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ सुंदर सुंदर, रॉडल्फ विर्चियो। क्या रॉडल्फ विर्चियो ने ऊपर की स्टेटमेंट भी बताई है? नो सर। ऊपर No, की sir. किसने बताई है फिर? स्लीडन एंड Sweden. स्वान। रॉडल विर्चियो ने तो करेक्शन करा और तीसरी स्टेटमेंट ऐड कर दी। ठीक है, रॉडल विर्चियो। गॉट इट एवरीबॉडी? सो दिस इज द सेल थ्योरी एंड यू शुड रिमेंबर दैट omnis cellulae e cellulae। तो यहां तक किसी को भी कोई डाउट है भाई? आज इतना ही पोर्शन हुआ। यस सर। हाँ बोलो। सर ये जो रॉडल्फ वर्चियो जो भी इसका नाम था, सर इसने प्रूव कैसे किया होगा इसकी बात? उसने भाई अपने आप को एनालाइज किया, उसने उस टाइम पे तो एक्चुअली माइक्रोस्कोप भी आगे आ गए थे। तो उसने देखा कि अगर एक सेल है, सेल तो दिखता है भाई माइक्रोस्कोप के अंदर, तो एक सेल से उसने देखा कि फिर 2 सेल हो गए। तो एक सेल से 2 सेल, मैं तो कुछ न्यूट्रिशन कुछ दिया ही नहीं, तो इसका मतलब अंदर ही अंदर उसके अंदर न्यूट्रिशन इतना था कि वो 1 से 2 बन गया। तो इससे इसने प्रूव करके देखा कि भाई इसका मतलब ये तो हम खुद भी सोच सकते हैं कि भाई हम लोग हैं, तो हमारे पास तो एक सेल मॉम डेड से आया था जाइगोट, तो हम बड़े कैसे होते जा रहे हैं? खाने पीने से आ रहे हैं या फिर वही सेल एनर्जी लेके डिवाइड करता जा रहा है? तो ऐसे इसने बहुत सारे एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किए और माइक्रोस्कोप के अंदर देखा गया कि ये एक सेल आगे जाके 2 सेल में डिवाइड हो जाता है। तो ये मेरे पास क्या है? सेल डिवीजन। ठीक है, तो इसकी मैं चीजें दिखाऊंगा कि किस तरीके से सेल डिवीजन देखा जाता है, वीडियो दिखाऊंगा पूरी नेक्स्ट क्लास के अंदर। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही करते हैं, फिर मिलते हैं हम लोग। अच्छा 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 अच्छा, ओके ओके ओके।